सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, जैसा कि हमें पता है कि जो यूपीएससी सीएससी का जो पेपर होता है उसमें एक साल के जो करंट अफेयर होते हैं उनका योगदान काफ़ी मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। सो हम 12 महीने के करंट अफेयर को बिल्कुल टारगेट बना के चल रहे हैं, जिसमें से आज ये पहला वीडियो है। सो आज आप देख रहे हैं कि डिस्प्ले हो रहा होगा कि जून 2021 से हम लेकर चलेंगे, 12 महीने के करंट अफेयर को लेकर चलेंगे। ठीक है। सो जून 2021 से हम शुरू कर रहे हैं। सो आज इस वीडियो में 1 महीने के करंट अफेयर को हम बिल्कुल कंपाइल फॉर्म में करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो हमारी शुरुआत जो है वो जून 2021 के करंट अफेयर से है। ठीक है। सो पहला टॉपिक है लिटोरिया मीरा। ठीक है। लिटोरिया मीरा क्या है? यह हाल ही में न्यू गिनी के वर्षा वनों में खोजी गई चॉकलेट रंग की नई मेढक प्रणाली है। सो अगर पेपर में इस तरह से आ जाता है कि न्यू गिनी में वर्षा वनों में खोजी गई चॉकलेट रंग की क्या चीज़ खोजा गया, तो मेढक प्रजाति खोजी गई है। ठीक है, जिसका नाम है लिटोरिया मीरा। ठीक है। इन मेढकों का यह नामकरण एक लैटिन विशेषण मीरम से प्रेरित है, जिसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित या अजीब। इसका नाम वैज्ञानिकों के मनुष्य रूप में ऑस्ट्रेलियाई लिटोरिया जीनस के ट्री फ्रॉग के अवर्गीकरण सदस्य की खोज करने पर आश्चर्यचकित होने की वजह से रखा गया है। सो आप बस बिल्कुल प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से बस मोटे मोटे बातों को आप जानते रहना कि लिटोरिया मीरा क्या है। तो यह नई प्रजाति का मेढक प्रजाति है। ठीक है, जो कि न्यू गिनी में वर्षा वनों में खोजी गई है। क्लियर? ओके। और यहाँ पे देख लेते हैं कि जो न्यू गिनी है, न्यू गिनी द्वीप और ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड टोरेस जलसंधि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। सो मान लीजिए कि ये मेढक प्रजाति खोजी गई है, अगर वहाँ से बातें न पूछ करके ये उपस्थिति भौगोलिक परिक्षेत्र से बातें पूछता है, तो ये भी पता होना चाहिए कि जो न्यू गिनी है, न्यू गिनी द्वीप और ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड टेरिस जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीटी। ठीक है। तो आज के समय में ये जो ऊपर का सेगमेंट है ये तो नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये अल्पकालिक प्रमुख से जुड़ा हुआ था। सीबीटी के बारे में देख लेते हैं कि यह एक केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अनुसार स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह भारत की आधिकारिक वित्तीय कार्यबल इकाई है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित होता है। सो अगर टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको सीबीटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। सो यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अनुसार स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह भारत की आधिकारिक वित्तीय कार्यबल इकाई है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोवैक कोविड-19 वैक्सीन। सो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकालीन उपयोग के लिए सिनोवैक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। डब्ल्यूएचओ के अनुमति प्राप्त करने वाला यह चीन द्वारा निर्मित दूसरा टीका है। सो याद रखना कि अगर ये मल्टीपल चॉइस में आ जाता है कि सिनोवैक क्या है, तो ये सिनोवैक जो है वो कोविड-19 का वैक्सीन है। ठीक है, यह चीन द्वारा निर्मित दूसरा टीका है। क्लियर? चीन द्वारा निर्मित यह दूसरा टीका है। पिछले महीने सिनोफार्म यानी डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुमोदित होने वाला पहला चीन निर्मित टीका था। विभिन्न देशों के लिए, विशेष रूप से उन देशों के लिए जिनके स्वयं के अंतर्राष्ट्रीय मानक नियामक नहीं हैं, आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल होने से किसी वैक्सीन को शीघ्रता से आयात करने और वितरित करने का मार्ग प्रशस्त होता है। ओके। सो सिनोवैक में देख लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से टॉपिक नंबर 4 संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक। ठीक है। सो ये संयुक्त राष्ट्र की ओर से काम करने वाले स्वतंत्र विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है। वे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा निर्दिष्ट देश या विषयगत अधिदेश पर कार्य करते हैं। सो आई होप कि इसको बस थोड़ा सा देख लेना कि क्या है ये। ठीक है। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
टॉपिक है न्यायमूर्ति ए.के. मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष चुने गए। सो प्लीज़ ये नाम याद रखना, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के नए अध्यक्ष होंगे। ओके, क्लियर, ठीक है। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता की चयन समिति द्वारा की जाती है। सो आप याद रखना कि जो एनएचआरसी होते हैं, एनएचआरसी, ठीक है, जो मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति एक समिति के सिफारिश पे होती है। वो समिति में कौन कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, गृहमंत्री होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और विपक्ष के नेता चयन समिति में होते हैं, ठीक है। 1993 में स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, ठीक है। सो अगर क्वेश्चंस में आ जाता है कि मानवाधिकार जो आयोग है वह कैसा निकाय है, तो एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, ठीक है। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। क्लियर। सो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। गाइज सॉरी कि अगर विजिबिलिटी की थोड़ी दिक्कत होगी, देखिए मैं बोल भी रहा हूँ तो प्लीज़ आप अगर सुन रहे हैं वीडियो को तो प्लीज़ नोट्स भी करते रहना, अदरवाइज ईयरफोन लगा के एक रिवाइज फॉर्म करना। मैं वन मंथ का प्रॉपर एक वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। मान के चलिए कि 12 वीडियो में ये 12 महीने के करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट हमारा है एमबी टैग क्या है? सो एमबी टैग कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए तापमान दर्ज करने वाला भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस है। यह पहली अत्याधुनिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स अर्थात ITO डिवाइस है जो कि खराब होने वाले उत्पादों, वैक्सीन और यहाँ तक कि शरीर के अंगों व रक्त की ढुलाई के दौरान उनके आसपास की रियल टाइम तापमान दर्ज करती है, ठीक है। इसे IIT रोपड़ द्वारा विकसित किया गया है। सो एमबी टैग क्या है? सो एमबी टैग कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस है, ठीक है, जो कि शरीर के अंगों व रक्त की ढुलाई के दौरान उनके आसपास के रियल टाइम तापमान दर्ज करती है। जैसे मान लीजिए ब्लड जा रहा है स्टोर करके, तो ब्लड के आसपास का क्या टेम्परेचर है उसका अनुमान बताती है और ये IIT रोपड़ द्वारा विकसित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है मई जून 2021 का टुलसा नस्ली नरसंहार। मई जून 2021 का टुलसा नस्ली नरसंहार क्या है? तो इसको देख लेते हैं। टुलसा नस्ली नरसंहार वर्ष 2021 के मई जून में टुलसा नस्ली नरसंहार अमेरिका के अत्याधुनिक इतिहास में हिंसक नस्ली घृणा संबंधी सबसे खराब घटनाओं में से एक है। इस नस्ली नरसंहार में ओक्लाहोमा राज्य के टुलसा में श्वेत नस्ल की भीड़ द्वारा अपेक्षाकृत समृद्ध अफ्रीकी अमेरिकियों लक्षित करके बड़े पैमाने पर हत्याएं की गईं तथा इनकी संपत्ति का व्यापक क्षति पहुंचाई गई थी। टुलसा को अमेरिका में सिविल राइट्स लागू होने से पहले जिम क्रो कानून या बेहद कठोर पृथक्करण कानूनों की वजह से पीड़ित अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए एक अनौपचारिक अभयारण्य शहर माना जाता था। इस शहर को अमेरिका का ब्लैक वॉल स्ट्रीट भी कहा जाता था। सो अगर ये आ जाता है कि ब्लैक वॉल स्ट्रीट क्या है तो आप बता देना, ठीक है, कि ये नस्ली नरसंहार से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे कौन लोग होते हैं जो अश्वेत होते हैं अफ्रीकी, उनसे जुड़ा ये जगह है। चर्चा का कारण क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हाल ही में इस घटना को आधिकारिक रूप से स्वीकार करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बने हैं, ठीक है। तो इसलिए यह चर्चा में बना हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है। शिक्षक पात्रता परीक्षा भारत में कक्षा 1 से 8 के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता है। भारत के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए यह परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। TET यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट,
टेट टेट यानी इसको टेट भी कहते हैं, ठीक है। टीटी को भारत की केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा आयोजित किया जाता है। यह परीक्षा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आयोजित किया जाता है। सो ये भी आ सकता है क्वेश्चंस में कि जो बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कौन सी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज की जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट का ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। चर्चा का कारण क्या है कि शिक्षा मंत्रालय ने पूर्व प्रभाव से 2011 से शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्हता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 7 साल से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय लिया है, इसलिए चर्चा में बना हुआ है, तो मे भी क्वेश्चंस भी बने, ठीक है। सैग पोर्टल क्या है, ठीक है, SAGE हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों की सहायता करने के लिए सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पहल, ठीक है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन यानी सैग पहल और सैग पोर्टल लॉन्च किया है, ओके। इसमें क्या है, सो यह पोर्टल विश्वसनीय स्टार्टअप द्वारा बुजुर्गों के देखभाल संबंधी उत्पादों और सेवाओं के लिए वन स्टॉप केंद्र होगा। सैग के तहत चुने गए स्टार्टअप स्वास्थ्य, यात्रा, वित्त, कानूनी, आवास, भोजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बुजुर्ग व्यक्तियों को नए अभिनव उत्पाद और सेवाएं प्रदान करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस योजना के लिए एक सूत्रधार के रूप में कार्य करेगा। प्रत्येक चयनित स्टार्टअप को एक मुफ्त इक्विटी के रूप में 1 करोड़ रुपए तक की निधि प्रदान की जाएगी, ओके। सो अगर ये आ जाता है कि सैग क्या है, तो आप ये जान लेना कि ये सीनियर सिटीजन्स के लिए एक पोर्टल है, ठीक है। सो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑपरेशन सागर आरक्षा सेकेंड। ऑपरेशन सागर आरक्षा सेकेंड भारतीय तटरक्षक, ठीक है, भारतीय तटरक्षक श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए 25 मई 2021 से कोलंबो के करीब समुद्र में रसायन से लदे कंटेनर पोत MV एक्सप्रेस पर्ल पर लगी आग को बुझाने के अथक प्रयास कर रहा है। संभावित पर्यावरणीय खतरे से निपटने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच किए गए समन्वित संयुक्त अभियानों का नाम सागर आरक्षा सेकेंड है। तो अब ये नाम याद रखना कि जो सागर आरक्षा है सेकेंड, एक क्या है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में जो भी समुद्री आपदाएं होती हैं उनसे जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, तो प्लीज़ आप याद रखना, वहाँ पे कंट्रियों का नाम भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है INS संधायक क्या है, सो भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है तथा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित अपनी श्रेणी का पहला जहाज है। इसे हाल ही में 40 वर्षों की सेवा के बाद कार्यमुक्त कर दिया गया है। भारतीय नौसेना में अपनी 40 वर्षों की शानदार सेवा के दौरान INS संधायक ने भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी तटों समेत पड़ोसी देशों में 200 प्रमुख हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किए हैं। जहाज कई महत्वपूर्ण कार्यों में भी सक्रिय भागीदार रहा है, जैसे कि ऑपरेशन पवन, ठीक है, 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की सहायता, ऑपरेशन रेनबो 2004 की सुनामी के बाद मानवीय सहायता प्रदान, प्रथम संयुक्त भारत अमेरिका मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ में भागीदारी। तो ये भी नाम आ सकते हैं कि जैसे ऑपरेशन पवन क्या, क्योंकि देखिए इसमें INS संधायक का उपयोगिता रहा है, भागीदारी रही है, तो ऑपरेशन पवन भी आ सकता है क्या है, ठीक है। तो ये आप बताना कि 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना में सहायता के पर्पज से था। ऑपरेशन रेनबो क्या है, प्रथम संयुक्त भारत अमेरिका मानवीय सहायता एवं आपदा राहत, ठीक है, जो है टाइगर ट्रायम्फ, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक तियानमेन चौक नरसंहार, ठीक है, तियानमेन चौक नरसंहार क्या है, सो हाल ही में तियानमेन चौक नरसंहार की 32वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस नरसंहार के बारे में 4 जून 1989 में चीनी नौसैनिकों द्वारा बीजिंग के तियानमेन
स्क्वायर के आसपास लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर दमनकारी कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई के दौरान हुई मौतों का कोई आधिकारिक मौत का आंकड़ा कभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन मानवाधिकार समूहों का अनुमान है कि चीनी नौसैनिकों द्वारा हजारों नहीं तो सैकड़ों के संख्या में लोग मारे गए थे। इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले मुख्य रूप से छात्र थे, जो चीन में लोकतंत्र, स्वतंत्र भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। ये तियानमेन चौक नरसंहार क्या है, आपको पता होना चाहिए। इस बार इसका 32वीं वर्षगांठ मनाया गया था, तो आपको ये बात बिल्कुल पता होना चाहिए कि तियानमेन चौक नरसंहार क्या है। ठीक है, क्लियर। टॉपिक है नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण जागरूकता और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर, मनाया जाता है। 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हालांकि इसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1974 में केवल एक पृथ्वी थीम के साथ मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम रीइमेजिंग, रिक्रिएट, रीस्टोर, ठीक है, रीइमेजिंग, रिक्रिएट, रीस्टोर है। थीम संयुक्त राष्ट्र के पारिस्थितिकी तंत्र बहाली दशक पर आधारित है, जिसे इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा किया जाता है। हर वर्ष अलग अलग देश विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के लिए पाकिस्तान वैश्विक मेजबान होगा। ठीक है, 2021 में पाकिस्तान दिसंबर में 2021 के लिए मेजबान था। आई होप कि 22 में जो भी पेपर अभी के लिए होंगे तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो गया, बाकी आगे के लिए जो होगा तो 2022 के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो भी डेट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा न्यून टैब योजना। न्यून टैब योजना क्या है? न्यून टैब योजना, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उपराज्यपाल द्वारा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए न्यून टैब योजना शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत कक्षा 6 से 12 तक की सरकारी स्कूल के छात्रों को पाठ्यपुस्तकों, वीडियो व्याख्यान और ऑनलाइन कक्षाओं के एप्लीकेशन सहित प्री लोडेड ऑनलाइन और ऑफलाइन सामग्री के साथ 12,300 टैबलेट वितरित किए जाएंगे। ये आपको होना चाहिए पता है कि जो न्यू टैब योजना है ये क्या है। जो कक्षा 6 यानी क्लास 6 से लेकर 12 तक जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो लद्दाख के लिए वितरण किया जाएगा। इनकी संख्या 12,300 टैबलेट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टॉपिक है, स्कूलों में कोडिंग और डेटा साइंस शुरू करने के लिए CBSE और माइक्रोसॉफ्ट के मध्य भागीदारी। तो क्या है? CBSE कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूलों के कोडिंग और डेटा साइंस शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी किया है। इन नए विषयों को 2021-22 में शैक्षणिक सत्र में शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो ये आ सकता है कि CBSE ने किसके साथ भागीदारी की है, तो आप याद रखना ऑप्शंस वहाँ बहुत सारे रहेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ है। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आई फैमिलिया क्या है? यह लापता व्यक्तियों को पहचान करने के लिए एक वैश्विक डेटाबेस है। इसे इंटरपोल द्वारा लॉन्च किया गया है। यह परिवार के DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने में सक्षम है और सदस्य देशों के जटिल मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद कर सकता है। आई फैमिलिया पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या है। ये इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ऑपरेशन पैंजिया क्या है? नकली और अवैध दवाओं और चिकित्सा उत्पादों की बिक्री को लक्षित करते हुए ऑपरेशन पैंजिया के तहत रिकॉर्ड संख्या में नकली ऑनलाइन फार्मेसी को बंद किया गया है। इंटरपोल द्वारा समन्वित इस ऑपरेशन में 92 देशों के पुलिस, सीमा शुल्क और स्वास्थ्य नियामक प्राधिकरणों में भाग लिया था। इसके परिणाम स्वरूप वेबसाइटों और ऑनलाइन मार्केट प्लेस सहित 1,13,020 वेब लिंक्स को बंद कर
या हटा दिया गया। वर्ष 2008 में शुरू किए गए पहल ऑपरेशन पांजिया के बाद इस प्रकार की सबसे बड़ी कार्रवाई थी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है चर्चा में जीआई प्रमाणित आम। ठीक है, सो पश्चिम बंगाल और बिहार में 3 जीआई प्रमाणित किस्मों सहित आम की 16 किस्मों का बहरीन को निर्यात किया जा रहा है। इसमें से 3 प्रजातियां किस्में सिरखापति, लक्ष्मण भोग, ठीक है, और जर्दालू बिहार भौगोलिक सूचक प्रमाणित दिया गया है। तो जीआई टैग के लिए जो किस्में हैं आप याद रखना, वहाँ आमों के किस्में दे सकते हैं तो आपको पता ना कि किस किस्म का अवस्थिति कहाँ पर दिया गया। तो देखिए जो जर्दालू को जीआई टैग मिला वो बिहार के जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है। लक्ष्मण भोग ये पश्चिम बंगाल के आम को जीआई टैग दिया गया, और सिरखापति। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल बनाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। ठीक है, सो हाल ही में कन्वेंशन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को एक स्वच्छ और हरा भरा केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के साथ एक समझौता यानी ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, विद्युत मंत्रालय के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ठीक है, सो कंपनी का नाम भी आ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि किसको पूर्ण न्यूट्रल कार्बन राज्य बनाया जा रहा है, तो आप याद रखेंगे लद्दाख। ठीक है, सुरक्षित तुम अभियान क्या है। सो नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशंस द्वारा 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान के तहत 20 लाख नागरिकों को कोविड होम केयर सहायता प्रदान किया जाएगा। यह अभियान एक विशिष्ट पहल आकांक्षी जिला सहभागिता का हिस्सा बन रहा है, जिसमें स्थानीय नेता, नागरिक समाज और स्वयंसेवक आकांक्षी जिला कार्यक्रम के ध्यान केंद्रित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में उभरती समस्याओं का समाधान करने के लिए जिला प्रशासन के साथ काम करते हैं। सो सुरक्षित तुम ये पूछ सकता है, तो आपको प्लीज़ पता होना चाहिए कि नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशंस के साथ इसका ऑपरेशंस किया गया है, और ये कोविड महामारी में जो होम केयर सहायता है उससे जुड़ा हुआ ये सेगमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है युवा लेखकों का मार्गदर्शन करने हेतु प्रधानमंत्री की योजना। ठीक है, सो युवा अर्थात यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स युवा योजना युवाओं को उनके लेखन कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए युवा लेखकों का मार्गदर्शन करने हेतु एक राष्ट्रीय योजना है। इस योजना के तहत खुद को व्यक्त करने और भारत को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने के लिए तैयार युवा और नवोदित लेखकों यानी 30 वर्ष से कम आयु के एक पूल का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही इस योजना भारतीय संस्कृति और साहित्य को विश्व स्तर पर पेश करने में मदद करेगी। ठीक है, अड्डू प्रवाल द्वीप क्या है। सो मालदीव में अवस्थिति है। देखिए अड्डू प्रवाल द्वीप अगर आ जाता है तो बताना कि यह मालदीव में अवस्थित है। हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक स्थिति में अलावा अड्डू द्वीप समूह का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसकी आबादी 30,000 से अधिक है। चर्चा का कारण राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ने हाल ही में कहा है कि मालदीव ने अपने दक्षिण अड्डू प्रवाल द्वीप यानी एटाल में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने पर कोई निर्णय नहीं लिया है, जिसको आगे चर्चा में बना हुआ है। तो अड्डू याद जान रखना कि अड्डू जो है अड्डू व ठीक है मालदीव में अवस्थिति इसकी है। ठीक है, सो याद रखना। नेक्स्ट है हमारा अर्गोस्टेमा क्वारंटेना। ठीक है, क्या है। सो यह कहवा कॉफ़ी परिवार से संबंधित पौधों की एक नई प्रजाति है। ठीक है, सो यह नाम याद रखना प्लीज़, नाम रखना कि आर्गोस्टेमा क्वारंटेना क्या है। तो यह कहवा यानी कॉफ़ी की एक प्रजाति है। हाल ही में इसे केरल के वागा मोन पहाड़ियों में देखा गया था। महामारी में मारे गए लाखों लोगों की स्मृति में इसको आर्गोस्टेमा क्वारंटेना नाम दिया गया है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नागोर्नो
काराबाख क्षेत्र, नागोर्नो काराबाख क्षेत्र क्या है? सो नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को आरसाक के नाम से भी जाना जाता है, आरसाक के भी नाम से जाना जाता है। यह काराबाख पर्वत श्रेणी में स्थित दक्षिण काकेकस का स्थल रुद्ध क्षेत्र है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसकी आबादी बहुसंख्यक अर्मेनियाई है। 1980 के दशक में सोवियत संघ के घटक गणराज्यों में बढ़ते तनाव के दौरान नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के लोगों द्वारा आर्मेनिया में शामिल होने के लिए मतदान किया गया था। इसके बाद युद्ध छिड़ गया और 1994 में युद्ध विराम के साथ इसका अंत हुआ। ठीक है, चर्चा का कारण क्या है? पिछले साल विवादित नागोर्नो काराबाख में आर्मेनिया द्वारा फिर से कब्जा किए गए क्षेत्र में एक संक्षिप्त युद्ध हुआ था। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये पता चल गया कि आज के समय में ये किसका हिस्सा है, तो अजरबैजान का ही हिस्सा है। ठीक है, लेकिन आर्मेनियाई लोग से यह जुड़ा हुआ रिलेशंस है, तो प्लीज़ आप याद रखना कि ये जो नागोर्नो काराबाख है वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इंडो थाई कॉर्पेट। इंडो थाई कॉर्पेट क्या है? सो भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारतीय थाईलैंड समन्वित गश्त अर्थात इंडो थाई कॉर्पेट का 21वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। सो इंडो थाई कॉर्पेट आ गया, तो प्लीज़ आप याद रखना कि भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना यानी भारत थाईलैंड के समन्वित गश्त का ये ऑपरेशंस था। ठीक है, दिहिंग पटकाई। दिहिंग पटकाई क्या है? ठीक है, सो दिहिंग पटकाई असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, असम में अब मध्य प्रदेश के 12 और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 9 राष्ट्रीय उद्यानों के बाद सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, उसके बाद ठीक है सबसे ज़्यादा जो है वो असम का स्थान है 7। ठीक है, तो याद रखना ये इसमें बाघ और क्लाउडेड तेंदुए सहित सरीसृप और स्तनधारियों की 47 प्रजातियां पाई जाती हैं। असम में राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सौखोवा, राय मोना राष्ट्रीय उद्यान और दिहिंग पटकाई। काजीरंगा और मानस को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल दर्जा प्राप्त है। सो प्लीज़ अब याद रखना कि जो काजीरंगा है, ठीक है, काजीरंगा जो है, काजीरंगा और मानस को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है और नामेरी ओरंग राष्ट्रीय उद्यानों के साथ टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व के पश्चिम में स्थित है तथा उत्तर में भूटान के फिप्सू वन्यजीव अभयारण्य और पूर्व मानस राष्ट्रीय उद्यान के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, सो पक्के टाइगर रिजर्व को पाखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? इस टाइगर रिजर्व के लिए अपने हार्नेविल नेस्ट एडॉप्शंस प्रोग्राम्स के लिए संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2016 प्रदान किया गया था। पक्के टाइगर रिजर्व के पश्चिम और उत्तर में भरेली या कॉमिंग नदी और पूर्व में पक्के नदी बहती है। निकटवर्ती अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में पापुम रिजर्व फॉरेस्ट, असम का नामेरी नेशनल पार्क और डोडमारा रिजर्व फॉरेस्ट और ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख 12मासी नदियां नामेरी, खासी और ऊपरी डिकोराई है। ठीक है, कॉमिंग नदी के पश्चिम में सेसा आर्किड अभयारण्य स्थित है। पक्के टाइगर रिजर्व पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI। जस्ट वेट गाइस, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। सॉरी, ओके।
नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। खाद्य सुरक्षा नियामक यानी FSSAI ने खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए 1 अक्टूबर से भुगतान रसीद या खरीद बिल पर FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य किया है। ठीक है, FSSAI के बारे में देख लेते हैं क्या है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 यानी FSS अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार FSSAI का प्रशासनिक मंत्रालय है। तो देखिए, अगर ये आ जाता है कि FSSAI का मंत्रालय किसके अंतर्गत काम करता है, तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय किसी भी खाद्य संबंधी व्यवसायों को आगे बढ़ाने के लिए व्यवसायी स्वामी के लिए FSSAI की अनुमति से एक प्रमाण पत्र और लाइसेंस हासिल करना आवश्यक होता है। ठीक है, हमने FSSAI देख लिया और ये क्यों चर्चा में बना हुआ था, हमने ये भी देख लिया कि खाद्य सुरक्षा नियामक ने खाद्य व्यवसायी संचालकों के लिए 1 अक्टूबर से भुगतान रसीदों और खरीद बिल पर FSSAI लाइसेंस का पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है ओडिशा वन विभाग द्वारा घड़ियालों को बचाने पर नगद इनाम की घोषणा की है। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं देखते, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर याद आता है कि किसने इनाम की घोषणा की है तो उड़ीसा राज्य है। ठीक है, घड़ियाल को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया। ये क्वेश्चन UPSC में भी आ चुका है, स्टेट पीएसओ का सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये। ठीक है, तो आप प्लीज़ को ध्यान देना। ठीक है ना, कि घड़ियाल को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की रेड लिस्ट में घोर संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में शामिल है। घड़ियाल खारे पानी में पाए जाने वाले मगरमच्छों और मगरों की तुलना में आनुवंशिक रूप से कमज़ोर होते हैं। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि घड़ियाल जो होते हैं, घड़ियाल खारे पानी में पाए जाने वाले मगरमच्छों और मंगरों की तुलना में आनुवंशिक रूप से कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को ना ईयरफोन लगा के एक रिवाइज फॉर्म में बस करना। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर मत लेना, रिवाइज फॉर्म में करना। अगर आपको क्लिक करते हैं एग्जाम में तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये वीडियो आपके लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय रेल को 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को मंजूरी। ठीक है, बस इसको इतना ही देख लेते हैं, बाकी इस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चीन श्रीलंका मैत्री अस्पताल। चीन श्रीलंका मैत्री अस्पताल हाल ही में श्रीलंका के उत्तर मध्य प्रांत में स्थित पोलो नारुआ में चीन श्रीलंकाई मैत्री अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। इसे $60 मिलियन के चीनी अनुदान से तैयार किया गया है। चीन श्रीलंका मैत्री अस्पताल, ये याद रखना कि श्रीलंका के उत्तर मध्य प्रांत में, ठीक है, पोलो नारुआ में यह तैयार किया गया है। ठीक है, $60 मिलियन के चीनी अनुदान से तैयार किया गया है। ठीक है, उमलिंग ला क्या है? समुद्र तल से 5.793 मीटर यानी 1905 फीट की ऊंचाई पर उमलिंग ला विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक है। यह जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, उमलिंग ला दर्रे से गुजरने वाली 64 किमी लंबी सड़क चिसुमेल और डेमछोक गांव को जोड़ती है। इस सड़क का निर्माण परियोजना हिमांक के तहत VRO द्वारा किया गया और इसके निर्माण में 6 वर्ष का समय लगा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG एक आतंकवाद रोधी इकाई है जिसे अनौपचारिक रूप से 1986 में संसद के एक अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 द्वारा गठित किया गया था। प्लीज़ आप याद रखना ये कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 के द्वारा NSG का गठन हुआ है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और एक कार्य उन्मूलन बल है। इसे एक संघीय
आकस्मिक बल माना जाता है और इसे भारत के सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटाने का विशिष्ट कार्य सौंपा गया है। एनएसजी कार्मिकों को उनकी काली वर्दी और उनकी वर्दी पर काली बिल्ली के प्रतीक चिन्ह के कारण ब्लैक कैट भी कहा जाता है। सो एनएसजी को ब्लैक कैट भी कहते हैं, ठीक है। और ये अधिनियम याद रखें, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 के तहत इसका स्थापना किया गया है और होम मंत्रालय के अंतर्गत, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एनएसडीएल क्या है। अगस्त 1996 में डिपॉजिटरी अधिनियम के अधिनियमन के साथ ही एनएसडीएल की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। यह भारतीय पूंजी बाजार में अभौतिकृत रूप से रखी और स्थापित अधिकांश प्रतिभूतियों को संभालने का कार्य करता है। एनएसडीएल देश के पूंजी बाजार में निवेशकों और दलालों का सहायता करने हेतु कार्य करता है। सो आई होप कि हमने इसको समझा कि क्या है ये एनएसडीएल, ठीक है। इसका उद्देश्य दक्षता बढ़ाने, जोखिम कम करने और लागत कम करने वाले निपटान समाधान विकसित करके भारतीय बाजारों की सुरक्षा और शुद्धता को सुनिश्चित करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूरोपीय संघ की सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली। तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। आई होप कि आप इसको देखेंगे, अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट। मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ, इसका नाम है यूरोपीय संघ की सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीवन आयु। सो आईआईटी रोपड़ द्वारा देश का पहला विद्युत मुक्त सीपीएपी उपकरण जीवित आयु यानी जीवन आयु विकसित किया गया है। इसे सीपीएपी मशीन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि यह देश का पहला ऐसा उपकरण है जो बिना बिजली का भी काम करता है और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर व ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पाद इकाइयों के लिए अनुकूलित है। सीपीएपी क्या है, ठीक है। सीपीएपी क्या है? निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव यानी कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर्स यानी सीपीएपी नींद के दौरान सांस लेने में समस्या, जिसे नींद श्वास अवरोध स्लीप एपनिया कहा जाता है, वाले मरीजों के लिए एक उपचार पद्धति है। यह मशीन आसान सांस लेने को लेकर हवा के रास्ते को खुला रखने के लिए हल्के वायु दाब का उपयोग करती है। तो आई होप कि हमने देख लिया कि ये जीवन आयु जो आईआईटी रोपड़ के द्वारा लॉन्च किया गया है क्या है। सो जिनको दिक्कत होती है सोते समय खराटे लेने की, उनको दिक्कत होती है नाक से सांस लेने में, सो उसके लिए उपयोगी है, ठीक है। तो अब याद रखना कि जीवन आयु क्या है, ठीक है। जर्दालू आम, ठीक है। सो जर्दालू आम बिहार के भागलपुर और आसपास के जिलों में उगाए जाने वाली आम की एक अनूठी किस्म है। इसे 2018 में जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। उड़ीसा का रज पर्व उत्सव, ठीक है। सो उड़ीसा का 3 दिनों तक मनाया जाने वाला उत्सव धरती माता भूमा देवी महिलाओं के लिए समर्पित है। इस पर्व के पहले दिन को पहिलो रजो और दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति और तीसरे दिन को भुदाहा अथवा वासी रजा कहा जाता है। चौथे और अंतिम दिन त्यौहार का समापन वसुमती स्नान अथवा भूमा देवी के स्नान के रूप में होता है, जिसे वसुमती गढ़ुआ कहा जाता है। यह पर्व ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति और मानसून के आगमन से भी जुड़ा हुआ है। क्लियर? सो गाइस बस हम पहुंचने वाले हैं, कंप्लीट हमारा होने वाला है टॉपिक, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के लिए ऑक्सीजन परियोजना। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की परियोजना प्रोजेक्ट 02 फॉर इंडिया अर्थात भारत के लिए ऑक्सीजन परियोजना चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में हुई इस वृद्धि को पूरा करने के लिए देश की क्षमता को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हितधारकों को समर्थ बनाती है, ठीक है। सो भारत के लिए ऑक्सीजन परियोजना क्या है हमने देख लिया।
ठीक है, मैं इसको रिपीट करूँ कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की परियोजना प्रोजेक्ट 02 फॉर इंडिया अर्थात भारत के लिए ऑक्सीजन परियोजना चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में हुई इस वृद्धि को पूरा करने के लिए देश की क्षमता को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हितधारकों को समर्थ बनाती है। ठीक है, दक्षिणी महासागर को विश्व 5वें महासागर के रूप में मान्यता। ठीक है, सो हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका द्वारा दक्षिण महासागर, दक्षिण यानी साउथर्न ओशियन को विश्व के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी गई है। दक्षिणी महासागर एकमात्र एक ऐसा महासागर है जो 3 अन्य महासागरों को स्पर्श करता है और एक महाद्वीप को पूरी तरह से घेरता है। इसकी उत्तरी सीमा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को स्पर्श करती है। दक्षिणी महासागर को 34 मिलियन वर्ष पूर्व निर्मित अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा द्वारा भी परिभाषित किया जाता है। यह धारा अंटार्कटिका के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा भी वर्ष 1937 में इसके लिए मान्यता दी गई थी, किंतु वर्ष 1953 में इसे निरस्त कर दिया गया था। सो आज के समय में ये क्वेश्चंस काफ़ी ट्रेंड में बन सकता है। ठीक है, सो ये आप याद रखना कि दक्षिण महासागर को विश्व के 5वें महासागर के रूप में मान्यता मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 क्या है। सो विश्व दाता सूचकांक अर्थात वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स WGI चैरिटीज़ एंड फाउंडेशंस यानी कैफ द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट दुनिया भर में धर्मार्थ प्रयासों से संबंधित दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। इसका पहला संस्करण सितंबर 2010 में जारी किया गया था। ठीक है, यह रिपोर्ट दान करने की प्रवृत्ति के 3 पहलुओं को अवलोकन करती है। नंबर 1 किसी अजनबी की मदद करना, नंबर 2 धर्मार्थ हेतु दान किया गया धन, नंबर 3 किसी संगठन के लिए दिया गया स्वैच्छिक समय। ठीक है, नवीनतम निष्कर्ष क्या है? इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश है। ठीक है, सो ये आ सकता है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में। सो इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश है। सेकेंड क्या है? इस साल सर्वाधिक उदार शीर्ष 10 देशों में केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड उच्च आय वाले देश हैं। ठीक है, भारत 14वां सबसे धर्मार्थ देश है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जीआई प्रमाणित जलगांव केला। सो जलगांव केले को वर्ष 2016 में जीआई प्रमाणीकरण प्रदान किया गया था और यह निसर्ग राजा कृषि विज्ञान केंद्रों यानी केवीके जलगांव महाराष्ट्र के नाम से पंजीकृत है। भारत कुल उत्पादन में लगभग 25% की हिस्सेदारी के साथ दुनिया में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश देश के केले के कुल उत्पादन का 70% से अधिक योगदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय। सो क्या है इसको देख लेते हैं। सो ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय यानी ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज़ ब्रिक्स के 5 सदस्य देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों का एक संघ है। ठीक है, इसकी स्थापना का उद्देश्य सामान्य रूप से विशेषकर अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में शैक्षिक सहयोग में वृद्धि करना। आईआईटी बॉम्बे ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय हेतु भारत का प्रमुख संस्थान है। ठीक है, सो आईआईटी बॉम्बे ये प्लीज़ आप नाम याद रखना। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट टॉपिक है सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं हेतु ड्रोन संरक्षण अनिवार्य। ठीक है, सो इसको स्किप करते हैं, आप इसको देख लेना। टॉपिक का मैं नाम बोल रहा हूँ, सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं हेतु ड्रोन संरक्षण अनिवार्य। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। क्लियर। सो राष्ट्रीय पवन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने आज गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर
के विकास से सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स यानी NMHC को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ प्राचीन से आधुनिक समय तक भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। NMHC की अनूठी विशेषता प्राचीन लोथल शहर को यहाँ दिखाना भी है। लोथल 2400 ईसा पूर्व की प्राचीन सिंधु सभ्यता का प्रमुख शहरों में से एक है। ठीक है। आदि प्रशिक्षण पोर्टल सो क्या है, इसको देख लेते हैं। ठीक है। आदि प्रशिक्षण पोर्टल सो आदि प्रशिक्षण पोर्टल यानी आदि प्रशिक्षण पोर्टल जनजाति मामलों के मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों, जनजाति अनुसंधान संस्थान यानी ट्राई, राष्ट्रीय जनजाति छात्र शिक्षा सोसाइटी और राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान द्वारा वित्त पोषण उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा संचालित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक केंद्रीय भंडार है। ठीक है। सो आप याद रखना कि आदि प्रशिक्षण पोर्टल किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। विवाटेक, विवाटेक क्या है? विवाटेक यूरोप में सबसे बड़ी डिजिटल और स्टार्टअप परियोजना में एक है। वर्ष 2016 में इसका आयोजन प्रति वर्ष पेरिस में किया जाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से एक प्रमुख विज्ञापन और विपणन समूह पब्लिश ग्रुप और अगड़ी फ्रांसीसी मीडिया समूह लेस इकोस द्वारा किया जाता है। यह प्रौद्योगिकी नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों को एक साथ लाता है। इस आयोजन में प्रदर्शनियां, पुरस्कार, पैनल चर्चा और स्टार्टअप प्रतियोगिताएं शामिल की जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जूनटिंथ क्या है? ठीक है। सो हाल ही में अमेरिकी सरकार ने जूनटिंथ या 19 जून को संघीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है। ठीक है। जूनटिंथ क्या है? सो यह अमेरिका में दासता की समाप्ति का राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने वाला सबसे पुराना स्मरण उत्सव और 19 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मुक्ति दिवस और जूनटिंथ स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 19 जून 1865 को मेजर जनरल गार्डन ग्रेजर और टेक्सास के गैल्वेस्टन पहुंचे और गृह युद्ध और दासता दोनों के अंत की घोषणा की थी। तब से जूनटिंथ अमेरिकियों के लिए स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रतीकात्मक तिथि बन गई है। ठीक है। सो इसका इंपॉर्टेंस ये है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केरल की सिल्वर लाइन परियोजना। ठीक है। केरल की सिल्वर लाइन परियोजना सो यह केरल की प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है। इसका उद्देश्य राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच यात्रा के समय को कम करना है। तो याद रखना कि सिल्वर लाइन अगर आ जाता है तो याद रखना केरल की प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है। ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत का मरुथलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस। ठीक है। सो इसे अहमदाबाद स्थित एप्लीकेशन सेंटर इसरो में प्रकाशित किया गया है। यह एटलस 2018-19 की समयावधि के लिए अपरदित भूमि का राज्यवार क्षेत्र दिखाता है। इसे 17 जून को मनाए गए विश्व मरुथलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। विश्व मरुथलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2021 की थीम था रेस्टोरेशंस लैंड रिकवरी वी विल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। ठीक है। क्लियर। यानी रेस्टोरेशंस लैंड रिकवरी वी विल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। ठीक है। जून 2021। सो आई होप कि जो हमारा CSC 2022 का 5 जून को पेपर होने वाला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाकी उसके बाद जो भी पेपर आएंगे उसके लिए 2022 वाला जो टाइमिंग आएगा वो देखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चिकित्सा उपकरणों का भारतीय प्रमाणन प्लस योजना। ठीक है। सो इसको नहीं देख के स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है। अदन की खाड़ी चर्चा में है, इसको देख लेते हैं क्या है मुद्दा। ठीक है। सो हाल ही में अदन की खाड़ी
में पहला भारतीय नौसेना यूरोपीय संघ नौसैनिक बल युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था। अदन की खाड़ी, जिसे बरबेरा की खाड़ी के रूप में भी जाना जाता है, उत्तर में यमन, पूर्व में अरब सागर, पश्चिम में जिबूती और दक्षिण में गार्डाफुई चैनल, सोकोट्रा यानी यमन और सोमालिया से घिरी हुई गहरे पानी की एक खाड़ी है। ठीक है, सो देखिए इसके इर्द गिर्द जो चारों तरफ सारी जगह आइलैंडें हैं ना, ये भी आ सकता है, इस तरह जो जगह आ सकता है। तो प्लीज़ आप याद रखें, मैं इसको दोबारा कर दे रहा हूँ कि अदन की खाड़ी जिसे बरबेरा की खाड़ी के रूप में भी जानता है, उत्तर में यमन, पूर्व में अरब सागर, पश्चिम में जिबूती और दक्षिण में गार्डाफुई चैनल, सोकोट्रा यानी यमन और सोमालिया से घिरी हुई गहरे पानी का एक खाड़ी है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में यह बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य के माध्यम से लाल सागर से जुड़ती है। इसके पूर्व में अरब सागर है और पश्चिम में यह जिबूती के तदजौर की खाड़ी से मिलती है। सो ये प्रदेश आपको पता होना चाहिए। सो अदन खाड़ी के लिए इसलिए ये अपडेट आया था। ठीक है, नेक्स्ट मेरा टॉपिक है एकीकृत थिएटर कमांड्स। ठीक है, सो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज, इसको देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत एक गैर लाभकारी संगठन है। यह वर्ष 2003 से भारत के नागरिकों को निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से इंटरनेट के बुनियादी ढांचे को फैलाने के लिए काम कर रहा है। इंटरनेट एक्सचेंज, जिसके माध्यम से विभिन्न आईएसपी और डेटा सेंटर के बीच इंटरनेट डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, सो डान IN रजिस्ट्री, ऑनलाइन कंट्री कोड, डोमेन का प्रबंधन व संचालन और भारत के लिए भारत IDN डोमेन देता है। ठीक है, सो भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज हमने देख लिया, इसको क्या है। बायोटेक किसान कार्यक्रम क्या है, यह किसानों के लिए एक किसान केंद्रित योजना है जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत किसानों द्वारा और उसके साथ मिलकर विकसित किया गया है। ठीक है, यह एक अखिल भारतीय कार्यक्रम है जो हब एंड स्पोक मॉडल का अनुसरण करता है। यह किसानों में उद्यमशीलता और नवाचार को प्रोत्साहित करता है और महिला किसानों को सशक्त बनाता है। यह महिला और पुरुष किसानों के मध्य स्थानीय कृषि नेतृत्व का पहचान करता है और इसे बढ़ावा देता है। इस प्रकार का नेतृत्व जानकारी के हस्तांतरण की सुविधा के अलावा विज्ञान आधारित खेती को विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अजीत मिश्रा विशेषज्ञ समूह। ठीक है, इसको आगे स्किप करते हैं, चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जान है तो जहान है जागरूकता अभियान क्या है। सो इस अभियान का शुरुआत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया। देश का ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करना। सो ये याद रखना कि जान है तो जहान है। ठीक है, अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ये कोरोना वायरस के टीकाकरण के अवेयरनेस के लिए था ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुआ क्या है। यह मीठे पानी में पाई जाने वाली कछुआ का एक प्रजाति है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा 2021 में इस प्रजाति को गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में इसको सूचीबद्ध किया गया। इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी की जल वाहिकाओं में देखे जाने से पूर्व ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुए को वन्य रूप से विलुप्त माना जाता था और यह केवल पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के मंदिरों के तालाबों में भी पाया जाता था। चर्चा करने क्या था, हाल ही में असम के हयग्रीव माधव मंदिर समिति के हरित क्षेत्र में काम करने वाले 2 गैर सरकारी संगठनों असम राज्य चिड़ियाघर सह बॉटेनिकल गार्डन और कामरूप जिला प्रशासन के साथ मीठे पानी के दुर्लभ ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुए के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, असम के जोरहाट ने विशेष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस
नीलामी। ठीक है, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विश्व का पहला जेनेटिक मॉडिफाइड रबड़ का पौधा। ठीक है, सो इसको थोड़ा देख लेते हैं कि हाल ही में असम के गुवाहाटी के बाहरी इलाके स्थित रबड़ के पौधे की सरुतरी अनुसंधान फार्म के विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है। इसे केरल स्थित भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान में विकसित किया गया था। इसे मानसोड यानी मैग्नीज युक्त सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जीन को अंतर्वेशित कराया गया है और यह जीएम रबड़ शीतकाल में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड का मुकाबला करने में सक्षम होगी। ज्ञातव्य है कि कड़ाके की ठंड रबड़ के पौधे के विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक होता है। जीएम रबड़ का प्रयुक्त मानसूड जीन को रबड़ के पौधे से ही लिया गया है। ठीक है, स्वेज नहर, इसको देख लेते हैं। स्वेज नहर मिस्र में अवस्थित कृत्रिम समुद्र स्तरीय जल मार्ग है। यह नहर स्वेज के स्थल मध्य से होकर उत्तर दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। यह अफ्रीका और एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। ठीक है, यह यूरोप, हिंद महासागर, पश्चिम प्रशांत महासागर के आसपास के देशों के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। यह विश्व का सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने वाला जहाज मार्गों में से एक है और विश्व व्यापार का 12% से अधिक भाग इस मार्ग से होता है। ठीक है, पिग्मी हॉग क्या है? हाल ही में असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में 8 पिग्मी हॉग्स छोड़े गए हैं। इन्हें पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत जंगल में छोड़ा गया है। ठीक है, पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम के द्वारा वर्ष 2025 तक मानस राष्ट्रीय उद्यान में 60 पिग्मी हॉग छोड़ने का योजना बनाई गई है। असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान इस प्रजाति का मुख्य निवास है और यहाँ पर इसकी मुख्य आबादी अभी भी जीवित है, हालांकि इसकी संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। ठीक है, पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम क्या है? पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम यूनाइटेड किंगडम के जर्सी में स्थित ड्यूरेल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट, असम वन विभाग, वाइल्ड पिग स्पेशलिस्ट ग्रुप और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक भागीदारी कार्यक्रम है और इसे आर्यक और इकोसिस्टम इंडिया के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। पिग्मी हॉग के बारे में, ठीक है, वे विश्व में सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सूअर हैं। क्लियर? पिग्मी हॉग हिमालय की दक्षिणी तलहटी में घने जलोढ़ घास के मैदान में मूल निवासी हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये भारत के लिए स्थानिक हैं और उत्तर पश्चिम असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान के आसपास बहुत कम स्थानों तक सीमित हैं। जंगलों में इनकी आबादी मात्र लगभग 250 के आसपास बची है और यह विश्व के सबसे संकटग्रस्त स्तनधारियों में से एक हैं। वर्तमान में यह प्रजाति आईयूसीएन लाल सूची के गंभीर रूप से संकट यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध हैं। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पिग्मी हॉग को अनुसूची 1 प्रजाति के रूप में शामिल किया गया है। आप ये चित्र देख रहे होंगे पिग्मी हॉग का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, टॉपिक सेंट विसेंट एंड ग्रेनाइल्स। ठीक है, इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं काला सागर। काला सागर हमने देख ली। देखिए, काला सागर मैक्सिमम टाइम हम लोग कर चुके हैं। ये रसिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट को पाकर भी काला सागर कर चुके हैं कि क्रीमिया के जस्ट नीचे काला सागर है और जिनको 2 देश साझा करते हैं बिल्कुल सांस्कृतिक भी रूप से और औद्योगिक रूप से, रसिया और यूक्रेन। ठीक है, बहुत नहीं देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं वैसे कि काला सागर एक अंतर्देशीय समूह है जो सुदूर दक्षिण पूर्वी यूरोप और एशिया महाद्वीप के सुदूर पश्चिमी किनारे और तुर्की देश के बीच स्थित है। सीमावर्ती देश क्या है? रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया और तुर्की। यह सबसे पहले बोस्पोरस जलडमरू मध्य के माध्यम से, फिर मरमरा सागर और
डार्डानीलीज जलमंडल मध्य के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ता है। यह दक्षिण में एजियन सागर और क्रेत सागर से जुड़ा हुआ है। काला सागर केर्च जलडमरू मध्य द्वारा आजोब सागर से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, पोषोन उत्सव क्या है? ठीक है, पोषोन उत्सव क्या है? समुद्री राज्य विकास परिषद पोषोन पोया के रूप में लोकप्रिय यह श्रीलंकाई बौद्धों द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन का जश्न मनाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि पोषोन जो है, पोषोन उत्सव पोषोन पोया के रूप में लोकप्रिय श्रीलंकाई बौद्धों द्वारा, जो श्रीलंका में बौद्ध अनुयायी हैं, बौद्ध जो भक्त हैं, द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन के जश्न को मनाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। ठीक है, सो इसके बारे में बस इतना ही देखते हैं, जानते हैं। आगे चलते हैं, समुद्री राज्य विकास परिषद। सो इसको उतना नहीं स्किप करते हैं, आप प्लीज़ टॉपिक देख लेना, आप अगर मन हो तो प्लीज़ पढ़ लेना इसको स्किप करके वीडियो को, कि समुद्री राज्य विकास परिषद। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट सीबर्ड। प्रोजेक्ट सीबर्ड क्या है? ठीक है, सो यह भारत की सबसे बड़ी नौसैनिक बुनियादी ढांचा परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत के पश्चिमी तट पर कारवार में एक नौसैनिक अड्डे का निर्माण करना है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद कारवार नौसैनिक अड्डा पश्चिमी तट पर भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा और स्वेज नहर से पूर्व में सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बन जाएगा। यह सशस्त्र बलों की नौसैनिक अभियान संबंधी तैयारियों को और मजबूत करेगा और व्यापार, अर्थव्यवस्था और मानवीय सहायता अभियानों को बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, सो प्रोजेक्ट सीबर्ड हमने देख लिया क्या है। ठीक है, चीन द्वारा भारतीय सीमा के नज़दीक तिब्बत में पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत। ठीक है, सो चीन के तिब्बत के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में अपनी पहली पूर्ण विद्युतकृत बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। यह बुलेट ट्रेन तिब्बती प्रांत का राजधानी लहासा और अरुणाचल प्रदेश के करीब रणनीतिक रूप से स्थित तिंगजी शहर को जोड़ती है। यह आप याद रखना। ठीक है, कि तिंगजी जो शहर है और लहासा से चलाया गया है, शहर को जोड़ती है। यह रेलवे लाइन सिचुआन तिब्बत रेलवे का एक खंड है। यह रेल लाइन ब्रह्मपुत्र नदी यानी यारलुंग जांगबो को 16 बार पार करती है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रैगन मैन। ड्रैगन मैन क्या है? सो हाल ही में चीन के शोधकर्ताओं द्वारा एक प्राचीन मानव खोपड़ी की खोज करने का दावा किया गया था। यह मानव खोपड़ी पूरी तरह से मनुष्यों की एक नई प्रजाति से संबंधित हो सकती है। यह खोपड़ी उत्तर पूर्व चीन के हार्बिन शहर में पाई गई है। इसे ड्रैगन मैन या होमो लोगी का नाम दिया गया। यह नाम चीन के हेडलोंगजियांग प्रांत के लांगजियांग या ड्रैगन नदी से लिया गया है। इस प्रांत में हार्बिल शहर स्थित है। यह मानव खोपड़ी 1,46,000 वर्ष से अधिक पुरानी हो सकती है। ठीक है, बंगाल मॉनिटर, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, सो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक महान बंगाली कवि और लेखक थे। इन्होंने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की है। इनका प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ सन्यासी विद्रोह 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ विद्रोह के पृष्ठभूमि पर आधारित है, को बंगाल के राष्ट्रवाद पर प्रमुख कृतियों में से एक माना जाता है। उनका पहला बंगाली उपन्यास वर्ष 1865 में प्रकाशित दुर्गेश नंदिनी है। उन्होंने वर्ष 1866 में कपाल कुंडला, 1869 में मृणालिनी, 1873 में विषवृक्ष, 1877 में चंद्रशेखर, 1877 में रजनी, 1881 में राजसिम्हा और 1884 में देवी चौधुरानी जैसे अन्य प्रसिद्ध उपन्यासों की रचना की है। उन्होंने 1872 में भगत दर्शन नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। उनका पहला प्रकाशित उपन्यास अंग्रेजी भाषा में लिखित राजमोहन की पत्नी था। ठीक है, सो प्लीज़ आप याद रखना। ठीक है, वहतांगबाद। ठीक है, सो यह दक्षिण पश्चिम चीन निर्माणाधीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत
हाइड्रोक्लेट बांध है। यह यांगजी की एक सहायक नदी सिंजा नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, यह 288 मीटर ऊंचे वहतन बांध से 16 उत्पादन इकाइयों होगी, जिससे प्रत्येक की क्षमता 10 लाख किलोवाट होगी। यांगसी पर वर्ष 2003 में शुरू किया गया 3 गोर्जेस डैम विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है कोविन। कोविन तो कोरोना वायरस के उससे वैक्सीन से है। इसको देख लेते हैं कि ये कोविन एक इलेक्ट्रॉनिक्स वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ई-विन का एक विस्तार है, जिसका उपयोग टीकाकरण कार्यक्रमों को रियल टाइम प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह देश में कोविड-19 टीकाकरण की आयोजन, कार्यक्रम, निगरानी और मूल्यांकन के लिए क्लाउड आधारित आईटी समाधान है। ठीक है, चर्चा कारण क्या है? मध्य एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लगभग 50 देशों में कोविन प्रौद्योगिकी की रुचि का संकेत दिया है। भारत शीघ्र ही इन देशों के लिए अपनी कोविन एप्लीकेशंस का एक ओपन सोर्स संस्करण प्रदान करेगा। ठीक है, अग्नि-P क्या है? सो यह नई पीढ़ी का परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अग्नि-P अग्नि श्रेणी की नई पीढ़ी का अत्याधुनिक उन्नत मिसाइल है। यह कनस्तरीकृत मिसाइल है, जिसका मारक क्षमता 1000 से 2000 किमी है। मिसाइलों का कनस्तरीकरण मिसाइल को लॉन्च करने में लगने वाले आवश्यक समय को कम करता है और इसके भंडारण और गतिशीलता में सुधार करता है। अग्नि-5 अग्नि श्रृंखला की सबसे लंबी और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 5000 किमी से अधिक है। इसका पहले ही कई बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। ठीक है, फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार क्या है, इसको देख लेते हैं। सो हाल ही में प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार 2021 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में चुना गया है। साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार ग्रैंड प्राइज प्रदान किया जाएगा, जबकि जापान के प्रोफेसर किशिमोतो मियो को अकादमिक पुरस्कार और थाईलैंड के फिल्म निर्माता प्रबदा यून को कला और संस्कृति पुरस्कार दिया जाएगा। फुकुओका पुरस्कार एशियाई संस्कृतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और एशिया के लोगों के बीच आदान प्रदान तथा आपसी समझ को विकसित करने हेतु एक व्यापक ढांचा तैयार करने के लिए प्रतिष्ठित लोगों को प्रतिवर्ष पुरस्कार दिया जाता है। अब तक 11 भारतीयों को फुकुओका पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, यह पुरस्कार वर्ष 1990 में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हमारा टॉपिक है कड़कनाथ। तो कड़कनाथ या काली मासी पश्चिम मध्य प्रदेश के झाबुआ और थार जिलों में पाई जाने वाले मुर्गों की एक नस्ल है। वर्ष 2017 में इसके लिए GI टैग प्रदान किया गया था। यह अपने काले मांस के लिए काफ़ी लोकप्रिय है और मांस की गुणवत्ता, बनावट, स्वाद और उत्कृष्टता औषधि मूल्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसके मांस में कम कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन की उच्च मात्रा पाई जाती है। ठीक है, सो प्लीज़ अब याद रखना कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के जो कड़कनाथ उनको GI टैग मिला है। एक लास्ट टॉपिक यहाँ पे छोटी सी देख लेते हैं। हिमनद झील एटलस क्या है? सो हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गंगा नदी घाटी का उद्ययन हिमनद झील एटलस जारी किया गया है। ठीक है, सो यह एटलस में गंगा बेसिन लगभग 4707 हिमनद झीलों का चित्रण किया गया है। इस अध्ययन से रिसोर्सैट 2 ठीक है लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर V4 उपग्रह डेटा का उपयोग करके 0.25 हेक्टेयर से अधिक जल प्रसार क्षेत्र वाली ग्लेशियर झीलों का मानचित्रण किया गया है। यह एटलस नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC
इसरो के भुवन पोर्टल पर उपलब्ध है। ठीक है, सो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई गाइज। 1 महीने का हमारा जो करंट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वह जुलाई 2021 का रहेगा। सो आई होप कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल और रिलेवेंट कंटेंट यहाँ पे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।